आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैलेंसिंग की। अभी तक हमने टर्निंग मोमेंट डायग्राम वगैरह सब चीज़ें कवर कर ली हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग कि बैलेंसिंग क्या होता है, ठीक है, और इसको करते क्यों हैं। तो ये समझते हैं कि बैलेंसिंग, जब हम बैलेंसिंग शब्द बोलते हैं तो बैलेंसिंग का मतलब जो हम अभी तक समझते आए हैं कि बैलेंसिंग का मतलब कुछ चीज़ें जो डिज़ायर्ड लेवल है उसको मेंटेन करना, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो, ये बैलेंसिंग का मतलब हुआ बेसिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग थ्योरी ऑफ मशीन में हम किस तरीके से यूज करते हैं समझते हैं इसको कि बैलेंसिंग का मतलब हुआ कि कि जो है किसी मशीनरी में उसका जो फंक्शन है उसको हम इस तरीके से मॉडिफाई करें कि उसके उसमें जो अनबैलेंसिंग मास है वो पूरी तरीके से या तो कम हो जाए या फिर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ द मास। क्लियर। अब जो है ये समझते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा शाफ्ट है, इस पर कोई मास जो है एम मास का, एम जो है एम अमाउंट का मास इसमें लटका है जो कि आर रेडियस पे है, और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट। तो जब भी ये शाफ्ट हमारा, अगर हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो हमारे इस मास के ऊपर एक एम आर ओमेगा स्क्वायर अमाउंट का एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इस शाफ्ट को बेंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए मास, एक मास है, दो मास यहाँ लगे हैं, तीसरा मास यहाँ लगा है, तो होगा क्या, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सबका अपना अपना चूँकि फोर्स होगा तो अपना अपना बेंडिंग मोमेंट भी होगा। तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे शाफ्ट के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है अगर ये अनबैलेंसिंग एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से बैलेंसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ, तो ये हमारा बैलेंसिंग करने होता क्या है, हमने ये समझ लिया, और इसको करते क्या हमें ये समझ लिया, ठीक है, ताकि हमारी जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, जो मैकेनिज्म है वो फेल ना हो, इसके लिए हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हम जो है बैलेंसिंग कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो एक स्टैटिक और डायनेमिक, ये दो टाइप के बैलेंसिंग हम नॉर्मली करते हैं। तो स्टैटिक बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि जब जितने भी मास हैं वो एक ही प्लेन में हो, मतलब अगर हमारा ये शाफ्ट है तो इस पर अगर एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, कई सारे मास लटके हुए हैं, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है इसमें कि सारे के सारे मास एक ही प्लेन में है, मतलब एक ही शाफ्ट में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए शाफ्ट है तो एक ही जो है प्लेन में, ये एक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, वो सेम प्लेन में हो गए। तो इसको हम बोल रहे हैं स्टैटिक बैलेंसिंग, ठीक है। डायनेमिक कब होंगे, जब जितने भी मास अटैच्ड हैं वो उनका प्लेन क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये स्टैटिक बैलेंसिंग है। स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या करते हैं कि जब व्हेन ऑल द मासेस रोटेट्स इन सेम प्लेन, उसको बोलेंगे स्टैटिक। और डायनेमिक का बोलेंगे जब व्हेन ऑल द मासेस रोटेट्स इन डिफरेंट प्लेन, ठीक है। तो अब समझते हैं कि जब एक ही प्लेन में होंगे तो बैलेंसिंग करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, मूवमेंट अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टैटिक बैलेंसिंग की खासियत है, ठीक है। जब डायनेमिक की बात करेंगे तो हमें फोर्स और मूवमेंट दोनों बैलेंस करने पड़ेंगे, तब जाके पूरी तरीके से हमारा सिस्टम पूरी तरीके से बैलेंस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है स्टैटिक बैलेंसिंग, जब ऑल द मास, व्हेन ऑल द मास रोटेट्स इन सेम प्लेन, ठीक है। उस समय हम कैसे करेंगे, तो ये आपको, आप इसको चाहो पढ़ लो या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको ग्राफिकल से समझ लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। फिर भी समझ लेते हैं इसको कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे मास M1 M2 M3 मास है हमारा, ये वाला, ठीक है, जो कि θ1 θ2 और θ3 डिग्री पे इस एक्सिस से अटैच्ड हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हमको ये निकालना है कि हम कितना मास और किस रेडियस में हम रखें कि पूरा पूरा हमारा ये सिस्टम जो है पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे हमारा M मास है, ठीक है, एम भी हमारा मास है, जो कि आर बी रेडियस पे, ठीक है, आर बी रेडियस पे अटैच करें तब जाके बैलेंस होगा। तो हमें निकालना क्या है कि इस मास का अमाउंट क्या हो, कितने किलोग्राम का मास होगा और ये किस रेडियस पे हम अटैच करें कि ये पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने जो है यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई दोनों का हमें जीरो करना है। तो हमने किया क्या, सब हमने जितने भी मास हैं उनकी वजह से जो भी फोर्स आ रहा है एक्स की डायरेक्शन में यहाँ पे, उसको हमने इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है। जैसे M1 की वजह से क्या हो गया कि ठीक है, पहले हम समझ चुके हैं कि एम आर ओमेगा स्क्वायर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर मास विच इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो हमारा जो उस फोर्स का कंपोनेंट एक्स में होगा वो क्या होगा कि दैट फोर्स इनटू कॉस थीटा, या ऐसे कहें कि उस फोर्स का कॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस मास की वजह से M1 R1 ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस θ1,
ये हो गया फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन दिस मास, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। तो ये हो गया हमारा m1r1 ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। दूसरे मास की वजह से क्या होगा m2r2 ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 2। वैसे तीसरे की वजह से m3r3 ओमेगा 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 3। तो हमने मान लिया कि हमने मास mb मास का अटैच किया है, तो उसकी वजह से क्या, उस पर क्या होगा, ये हमारा एंगल चाहिए हमको, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए कि हम सारे एंगल हम एक्स एक्सिस जो हमारी उसी से हम मेजर कर रहे हैं। तो हमारा तो ये फोर्स कितना होगा mb/rb ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बी, ठीक है। थीटा बी इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये निकल के आता है तो कि mb/rb कॉस थीटा भी कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा भी कितना होगा, इतना होगा। हमने दोनों को स्क्वायर ऐड कर दिया तो हमारा mb/rb निकल जाएगा, ठीक है। क्यों, कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहाँ से आ जाएगा ये mb/rb इक्वल टू दिस, ठीक है। आपको साइन के साथ ही रखना चीज़ें, ठीक है, क्योंकि साइन बताएगा कि हमारा किस क्वाड्रेंट में मास अटैच करना है हमको, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप क्लियरली समझ में आ रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इसकी रिक्वायरमेंट हमको है भी नहीं, क्योंकि हम ये काम हम ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफिकल मेथड हो गया। ये कैसे करते हैं, इसे हम फोर्स पॉलीगन और मोमेंटम पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा थियरी समझ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन भी हम कर लेंगे ऐसे। जैसे मान लीजिए हमारा एक मास यहाँ पे अटैच है r1 रेडियस पे, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, ठीक है। तीनों के एंगल दिए यहाँ से, मान लीजिए कहीं से एक एंगल दी रहेगी जिससे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो भी पहले, जैसे मान लीजिए हमारा ये, ठीक है, ये हमारा मास है, तो सबसे पहले मास ये खींचा हमने, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप इसको समझिए कि मान लीजिए हमारा ये मास हो गया m1, ठीक है, एक m1r1, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स पॉलीगन बना रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या गया, दूसरे के लिए आ गया, मान लीजिए m2r2। अब इसको समझते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी, अगर हमारे एक शाफ्ट पे जितने भी मास अटैच्ड हैं, ठीक है, चाहे वो जिस भी रेडियस पे क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन जिस भी एंगुलर वेलोसिटी से हमारा शाफ्ट घूम रहा है, वही एंगुलर वेलोसिटी सभी मास के लिए भी होगी, ठीक है। इसलिए हम mr ओमेगा स्क्वायर ना लिखने के बजाय हम mr की ही बात करेंगे। वाई, बिकॉज ओमेगा इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द मास विच आर अटैच्ड ऑन द सिंगल शाफ्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हमने, हाँ, एक मास यहाँ पे मान लीजिए ये m1r1 हो गया, ये m2r2, ये m3r3, ठीक है। अगर तीन मास है तो ऐसे होगा, ठीक है। तीनों मास की ये हमारा फोर्स पॉलीगन है। अगर, ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स पॉलीगन, इससे क्या शो करते हैं हम कि सारे के सारे की क्या पोजीशन क्या होगी कि अगर ये दो, मतलब इसका जो टेल है, फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी का फर्स्ट फोर्स का जो टेल है, अगर वो लास्ट के हेड से मैच करते हैं, इसका मतलब हमारा फोर्स पूरी तरीके से बैलेंस है, ठीक है, उसमें कोई अनबैलेंस नहीं है। ऐसे मोमेंट में भी करते हैं, ठीक है। सीधे चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे इसको, हमें करना क्या है इसको। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फोर मासेस ABCD carried by a rotating shaft at radius 80 mm, 100, 160 and 120 respectively are completely balanced, ठीक है। मास BCD are given 8, 4 and 3 किलोग्राम respectively. Determine the mass A and the relative angular position of the four masses if the plane are spaced 500 mm apart, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है हमें कि जितने भी मास हमने अटैच की हैं, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। 7 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, एक फिक्स पैटर्न है, वही हमको करना है। ये 7 नंबर फ्री के हैं, ठीक है। समझते हैं इसको। हमें इसमें सब में एक टेबल बनाना है, जैसे हम लोग अभी करते आए हैं कि उसमें जैसे हमने गियर में किया था, सेम वैसे इसमें भी करना है। इसमें आपको दिखाना क्या है, पहले इसमें कि कौन कौन सा प्लेन ले रहे हैं ABCD, मास कितने हैं हमारे, उसके बाद किस रेडियस पे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद क्या है, m इंटू आर कितना होगा हमारा, ये असल में m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से mr निकल के आता है, जो कि हम फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करते हैं जिसकी हेल्प से, ठीक है। यहाँ आप समझिए कि r क्या है, अगर हमारा ये मास है तो ये हमारा r है, ठीक है। और l क्या है, कोई किसी भी रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस कितनी है, उसको हम
एल बोल रहे हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि एल इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन एंड आर इज द रेडियस बाय विच दिस मास इज रोटेटिंग। ठीक है, एम आर हमारा, अब आर हमको दिया यहाँ पे, ठीक है, प्लेन हो गया हमारा ए बी सी डी, 4 प्लेन हो गए, 4 हमारे ये मास हो गए, और चारों के मास हमने लिख दिया, कितने रेडियस पे ये लिख दिया हमने, एम इन टू आर कितना हुआ, या हमने ए का हमें मास निकालना है, हमने मान लिया कि एम ए है। ठीक है, अब चूंकि अब हमें आर सबके लिए दिया है तो एम आर निकल के आ गया हमारा। अब एल हमें नहीं दिया है तो एल हम कहाँ से निकालेंगे, कोई हम रेफरेंस प्लेन मान लेंगे। ठीक है, अब ज़्यादातर केसेस में हम रेफरेंस प्लेन उनको मानते हैं जो अननोन हो, इसको आपको ध्यान रखिए अच्छे से, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा कि हम जो एल है, एल इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, तो हम उसको मानते हैं जो कि नॉर्मली अननोन हो। जैसे यहाँ पे मास ए हमारा अननोन है, ठीक है, तो यहाँ हमने इसको रेफरेंस प्लेन मान लिया। अब देखिए कि अब इस लाइन से इसी प्लेन की डिस्टेंस कितनी होगी, 0। ठीक है, तो ए के लिए हमारा एल कितना हो गया, 0। अब बी के लिए कितना होगा, 0.5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि सारे के सारे मास जो है 500 mm अपार्ट है। ठीक है, तो इससे क्या निकल गया है कि हर एक प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 500 मिलीमीटर है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले मास के लिए हमारा जो है ये डिस्टेंस आ गया 500 mm, जो कि 0.5 मीटर हो गया। दूसरे के लिए क्या होगा, 0.5 + 0.5 दैट इज़ 1 मीटर, एंड फॉर फोर्थ मास it is this much, that is 1.5 meter. This is the distance which is given in the question. Clear? अब यहाँ पे आते हैं MRL कितना होगा, M इंटू आर इंटू एल। ठीक है, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंटम। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट। तो हमें क्या चाहिए, ये हम मोमेंट पॉलिगन बना रहे हैं इसके लिए, आगे के लिए। ठीक है, अब समझते हैं इसको करना क्या, ये हमारा बन गया। ये सब में हर एक क्वेश्चन जो कि बैलेंसिंग का आता है हमको ये वाला डायग्राम बनाना ही बनाना है। ठीक है, फर्स्ट में प्लेन हो गया, दूसरे में मास, थर्ड में रेडियस, चौथे में एम इंटू आर, और फोर्थ में कितना डिस्टेंस पे है, और लास्ट में एम इंटू आर इंटू एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या करना हमें, अब हमें इस पे देखना है एम इंटू आर वाले, इस पे फोर्स पॉलीगन इससे बनाएंगे, ये वाले से, और ये वाला मोमेंट पॉलीगन। आप देखो इसमें हम किनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम देखें सबसे पहले हमें, और बाकी कुछ तो दिया नहीं है, तो हमें अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये मास जो हमें ये तो पता नहीं है। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको 0.4, 0.6, 0.54 सब कुछ पता है, सब कुछ नोन है। तो हम करते क्या, सबसे पहले मोमेंट पॉलीगन बनाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो हमने लिखा भी है कि हमें मोमेंट पॉलीगन ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ सम सुटेबल स्केल। ठीक है, यहाँ पे जैसे 0.4 ये आया है, ये अगला सेकेंड 0.6 है, 0.54 है। ठीक, तो हमने ऐसा मान लिया कि 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कोई ना कोई स्केल माननी पड़ेगी, उसके बाद ही हम ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने एक स्केल मान लिया, तो यहाँ से निकल गया है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4 डिवाइड बाई 0.04। वहाँ से निकल के आ गया कि हाँ हमने एक रेफरेंस मान लिया, हमने एक सुटेबल स्केल मान लिया। तो वहाँ से निकल के आ जाएगा कि 0.64 कितना होगा, उसके लिए कितना होगा, और 0.54 के लिए कितना होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने एक ये बनाया कि हाँ ये हो गया हमारा 0.4 के लिए लाइन खींचा हमने। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 0.64 के लिए जितना हमारा डायमेंशन आता है उतना हम लेके यहाँ से आर्क लगा देंगे। दूसरे के लिए 0.54 के लिए जितना हमारा डिस्टेंस आता है यहाँ से आर्क लगा दिया, उनको मिला दिया। ठीक है, तो निकल के आ गया हमारा कि ये मोमेंट पॉलीगन हो गया हमारा। क्लियर, ये तो इससे निकल गया ये क्या कि हमारा, अगर हमारा ये एम बी है, ठीक है, ये एम बी हो गई हमारी, और ये किसके लिए है, सी के लिए, तो ये हमारा एम सी होगा, और ये हमारा होगा एम डी होगा। क्लियर, यहाँ से निकल गया है कि तीनों का मास, तीनों का ओरिएंटेशन क्या होगा, तीनों की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, कितने एंगल पे तीनों जो है मास ओरिएंटेड है, ये निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं कि अब हमें ड्रॉ करना है फोर्स पॉलीगन, ये वाला। क्लियर, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हाँ 0.08 MA है, इसको चूँकि हमें पता नहीं है तो इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अगला क्या है 0.8, 0.64, 0.36, इसको हम एक स्केल मान लेंगे। ठीक है, जैसे आपने मान लिया कि 0.8 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मान लिया, चलेगा। ठीक है, तो वहाँ से निकाल लिया हमने कि 1 किलोग्राम मीटर कितना होगा, कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम एक स्केल मान लिया। तो ये अपनी ये 0.8 ड्रॉ की, यहाँ हमने दिखाया छोटा सा एक। ठीक है, ये 0.8 हो गया आपका,
क्लियर। अब इसके अब यहाँ से निकालेंगे। अब बी के एंगल क्या है, यहाँ पे है, तो इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे कहाँ से, इसको हम खींचेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरा वाला कौन सा है हमारा, 0.1, ये यहाँ पे आइए आप इसको, ये वाला। ठीक है, 0.8 हमारा ड्रॉ गया, कौन सा, एम बी है। और सी कहाँ पे है, सी है हमारा 0.64। तो यहाँ से हम इस लाइन के पैरेलल खींचेंगे, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, विद सम सुटेबल स्केल। इसको आपको ध्यान रखना है कि सारा का सारा काम हम एक स्केल में ही करेंगे। ठीक है, 0.64 हो गया हमारा ये। और डी के लिए मास कितना है, 0.36, तो उसके हिसाब से कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका पोजीशन क्या होगा, हमारा थर्ड, ये वाला डी यहाँ पे है ना, तो इसके पैरेलल, तो ये खींच दिया हमने, ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा डी। ठीक है, डी के लिए जो कि किलोग्राम मीटर इसकी यूनिट होगी। तो अब जो बचा हमारा, एक मिनट, जो हमारा ये वाला, ये डिस्टेंस जो बची हमारी, ये क्या होगी कि जो इसको आप नाप लोगे ऐसे बना के, पॉलीगन बना के, या कितना किसकी वैल्यू होगी आपका, ये 0.08 इंटू एम ए। ठीक है, 0.08 इंटू एम ए। तो जो भी डिस्टेंस आई उसको नापेंगे, फिर हम डी स्केल करेंगे, फिर डिवाइड बाई उसको 0.08 कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा कि मास कितना है हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो इससे निकल के आ गया कि हमारा मास कितना है। ठीक है, अब इसके पैरेलल खींच देंगे यहाँ पे, ये ऐसे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कि कितना, ये ओरिएंटेशन कितनी है। क्लियर। इसमें कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन करिए, पूछिए इसको। एक इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेसिप्रोकेशन का मतलब कि एक लाइन पे आप उसका टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मास। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, पिस्टन क्या कर रहा है हमारा, ये पिस्टन हमारा इसी लाइन ऑफ एक्शन के अगेंस्ट में मूव करेगा, इसी के लॉन्ग मूव करेगा। ठीक है, तो आप इसमें देखो, ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन है हमारा, यहाँ सिलेंडर है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक, चूँकि हम इस चीज़ में पढ़ते आए हैं। ठीक है, ये थीटा एंगल पे है हमारा, इसको हमने शो नहीं किया, आप शो कर लीजिएगा, थीटा एंगल पे है, यहाँ का थीटा, यहाँ का बीटा, ये हमारा कन्वेंशनल तरीका है शो करने का इसको। ठीक है, तो आप समझते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ऑन द मास। ठीक है, मास को कितना एक्सेलरेट करने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए, इक्वल टू इनर्शिया फोर्स, जो कि हम पहले भी पढ़ते आए हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्लेशन। तो वहाँ से निकल के आता है, एक्लेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन। ये चीज़ें हम पहले से सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन। ब्रैकेट को ओपन किया, क्या निकल के आया हमारा कि एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन। यहाँ से जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, वो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सीलरेटिंग फोर्स। ठीक है, और दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्सीलरेटिंग फोर्स। अब आप इसको समझिए कि जो प्राइमरी एक्सीलरेटिंग फोर्स है, उसकी वजह से चूँकि एक्सीलरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स। ठीक है, बिना जहाँ जहाँ एक्सीलरेशन है वहाँ वहाँ फोर्स का आना नेचुरल है, बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इस एक्सीलरेशन की वजह से क्या आएगा यहाँ पे, ये अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, और सेकेंडरी ऐसे सेम में से सेकेंडरी एक्सीलरेटिंग फोर्स की वजह से क्या आएगा, सेकेंडरी अनबैलेंसिंग फोर्स। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी अनबैलेंसिंग फोर्स, या ऐसे पूछेगा, या आपसे पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स एंड द सेकेंडरी अनबैलेंसिंग फोर्स। तो वहाँ पे आपको, ठीक है, ये चीज़ डायग्राम बनाना है ये वाला, और आपको ये चीज़ लिख के दिखाना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक चीज़ और समझते हैं हम, चूँकि सेकेंडरी अनबैलेंसिंग फोर्स में, अब इस पर ध्यान से देखो, तो क्या है कि डिवाइड बाई एन है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन। एक तो आपने देखो यहाँ पे एंगल को डबल कर दिया, थीटा इंटू 2 कर दिया, दूसरे डिवाइड बाई एन कर दिया। तो होता क्या है कि एन की, चूँकि कॉस की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1, हमें पता ही है। दूसरा डिवाइड बाई एन कर दिया, एन की वैल्यू 4 से ज़्यादा होती है, 4, 5, 6 के अराउंड होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये पूरा जो टर्म्स है, ये पूरा पूरा बहुत ही कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू द प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स। तो जिसकी वजह से हम कई बार इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम प्राइमरी फोर्स को बैलेंस करते हैं, कई बार हम नेगलेक्ट कर देते हैं, कई बार नहीं करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें किस एक्यूरेसी तक चीज़ें चाहिए। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ मेंशन की है कि प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है सेकेंडरी के कंपेरिजन में। ठीक है, एक बात ये हुई। दूसरी बात हम ये समझते हैं कि अगर हम बोलें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
और दूसरे की एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ठीक है, अब ये समझते हैं कि यहाँ पे मिनिमम है, इसको काट के मिनिमम कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए इसको, कि हमें चूँकि बैलेंस करना है, इसका मतलब हमें दोनों फोर्सेस को कम से कम मिनिमाइज़ करना है, कम से कम करना है या फिर मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये कब से कब होगा, जब कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 या फिर 270 या फिर, ठीक है, 3/2 पाई, ऐसे कुछ आप न इसको जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला जीरो कब होगा, जब कॉस टू थीटा जीरो होगा, और टू थीटा इक्वल टू जीरो इक्वल टू मतलब थीटा टू थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 45। क्लियर, तो अब यहाँ से निकल के आता है कि या तो ये जीरो होगा जब थीटा 90 है, ठीक है, ये जीरो कब होगा, जब 90 होगा, 270 होगा, और ये जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 होगा। तो यहाँ से निकल के आता है कि बोथ द फोर्स कैन नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम। ठीक है, दोनों के दोनों फोर्स एक ही टाइम पे कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब हम कभी भी ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी कि हम जब प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स को और सेकेंडरी अनबैलेंसिंग फोर्स को हम पूरी तरीके से हम एलिमिनेट कर पाएँ। ठीक है, ये निकल के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वाई द रेसिप्रोकेटिंग मास इन इज़ पार्शियली बैलेंस। ठीक है, वाई रेसिप्रोकेटिंग मास इज़ पार्शियली बैलेंस इन केस ऑफ पिस्टन सिलेंडर असेंबली। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम जो कि प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स है ये वाला और सेकेंडरी अनबैलेंसिंग फोर्स है ये वाला, दोनों को हम एक साथ जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बोथ द फोर्स कैन नॉट बी मिनिमाइज एट द सेम टाइम, दैट्स वाई दिस partial balancing is done। ठीक है, दिस पिस्टन आर रेसिप्रोकेटिंग मास इज नॉट कम्प्लीटली बैलेंस, जिसकी वजह से हम इसको कम्प्लीटली बैलेंस नहीं करते हैं, हम दोनों का पार्शियल बैलेंसिंग ही करते हैं। मतलब जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इसको जीरो करते हैं तो ये जो है ये नॉन जीरो हो जाता है, और जब हम इसको जीरो करते हैं तो ये नॉन जीरो हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम करते हैं कि हम बीच का रास्ता निकालते हैं कि हम कुछ पार्ट प्राइमरी अनबैलेंसिंग मास का बैलेंस कर लेंगे, कुछ पार्ट सेकेंडरी का कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइजेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि हम दोनों फोर्स को एक साथ जीरो नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई द अनबैलेंसिंग मास इज पार्शली बैलेंस इन केस ऑफ पिस्टन सिलेंडर असेंबली। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि बिकॉज बोथ द फोर्स कैन नॉट बी बैलेंस साइमल्टेनियसली, बोथ द फोर्स the magnitude of both the unbalanced force cannot be minimized to a minimum level simultaneously, that is why this mass is या ऐसे कहें हम इसको कि the primary unbalancing force and secondary unbalancing force is partially balanced। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास। अब आ गया कि हम पार्शियल बैलेंसिंग के लिए हम क्या हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझते हैं कि हमने ऐसा मान लिया कि हमारा एम बी कोई मास है जिसको हम आर बी रेडियस पे हम अटैच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। ठीक है, ये क्रैंक हमारा यहाँ आपको दिख रहा है, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड, ये पिस्टन सिलेंडर। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये आर रेडियस पे ये हमारा, जैसे कहें कि स्मॉल बी रेडियस पे कैपिटल बी अमाउंट का मास हम अटैच किए हैं। ठीक है, कैपिटल B is the mass attached which is used for balancing and small b is the radius at which this is attached। क्लियर, तो यहाँ से निकल के आता है। और C क्या है, C ऐसा है, C क्या है कि एक फ्रैक्शन है जिसका हम बैलेंस कर रहे हैं। C be the fraction of mass to be balance, कितना फ्रैक्शन हम बैलेंस करें, जैसे 1/2 1/3 या कुछ भी हो सकता है। ये वेरी कहाँ से करता है, 1/2 से लेके 1/3 तक। क्लियर, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये 0 to 1 वैल्यू होगी, कितना परसेंटेज आप बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, बी इज़ द मास ऑफ बैलेंसिंग मास। तो पार्शियल बैलेंसिंग बाद क्या निकल के आता है, एक चीज़ ये समझते हैं कि अगर हमारा ये कुल अनबैलेंस मास m है मान लो, तो इसका कॉस कंपोनेंट कितना होगा, m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग जो मास हमने अटैच किया है इसका क्या होगा, कंपोनेंट अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्टोक, एम एंड बी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ से निकल के आता है कि बी बी इक्वल टू एम इंटू आर। ठीक है, कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी इक्वल टू एम इंटू आर। कैपिटल बी इज़ द मास जो कि हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं बैलेंसिंग के लिए, स्मॉल बी इज़ द रेडियस एट विच इट इज़ अटैच्ड। ठीक है, आर क्या है, क्रैंक रेडियस है हमारा, और एम क्या है, मास ऑफ अनबैलेंस। ठीक है,
तो यहाँ से निकल के आता है कि अनबैलेंसिंग फोर्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्टोक। ठीक है, क्या होगा कि अब जो कि पहले से मास है उसकी वजह से अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्टोक कितना फोर्स लग रहा है, माइनस, ठीक है, इसकी जो आपने बैलेंसिंग फोर्स लगाया है इसकी वजह से लाइन ऑफ एक्शन पे इसका कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ से निकल के आता है एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस बी बी ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से चूँकि बी बी इक्वल टू सी एम आर, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिए कि बी वी इक्वल टू सी एम इंटू आर। क्लियर, सी इज़ द फ्रैक्शन एट विच वी आर बैलेंसिंग। तो यहाँ से निकल के आता है कि यहाँ से हमने बी वी इक्वल टू सी एम आर हमने रख दिया। तो वहाँ से हमने क्या किया कि एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ये हमारा बच के आता है कुल मिला के। ठीक है, ये अनबैलेंसिंग फोर्स हो गया अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्टोक। ऐसे हम इसको करेंगे कि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना अनबैलेंसिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, जो आपने मास अटैच किया उसका साइन कंपोनेंट। क्लियर, तो ये हमारा लाइन ऑफ स्टोक के लॉन्ग हो गया और ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारा नेट कितना होगा, दोनों का स्क्वायर एंड समेशन। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी एक दो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको हमने एक क्वेश्चन में यहाँ पे करा दिया है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन पढ़िए, इसको वीडियो पॉज करके। ठीक है, हम इसको सीधे आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्या क्या लिखा, क्या क्या हमको दिया है यहाँ पे। क्लियर, अब हमको ओमेगा दिया है, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60। ठीक है, हमें आरपीएम दिया है, वहाँ से हम निकाल लेंगे ओमेगा कितना होगा। और दूसरी बात ये समझने वाली बात है कि जितनी हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, अगर हमारा पिस्टन है, ये क्रैंक है और ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये थीटा हमारा एंगल है। ठीक है, ये थीटा है, ये बीटा है। तो ये जो अगर हमारा ये पिस्टन है अगर हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट, ये पिस्टन हमारा यहाँ से यहाँ मूव करता है, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट, तो उसको हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। अब ये समझते हैं जब हमारा पिस्टन एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट मूव करेगा उस समय हमारा जो क्रैंक का ये पॉइंट होगा वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ मूव करेगा, मतलब ये कितना है 2r। ठीक है, तो मतलब 2r इक्वल टू स्ट्रोक होता है। ये आप अच्छे समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो स्ट्रोक जब पिस्टन हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट मूव किया उस समय हमारे क्रैंक का जो टिप है, टॉप पॉइंट है, वो हमारा 2r मूव किया। तो यहाँ से निकल के आता है कि चूँकि स्ट्रोक आपको दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे हम। क्लियर, ये एक पॉइंट थी जानने वाली। यहाँ से आप देखो हमने यहाँ पे किया भी वही, r इक्वल टू स्ट्रोक डिवाइड बाई 2 कर दिया। क्लियर, तो यहाँ से अब चूँकि आपको क्वेश्चन दिया है कि मास हमें बैलेंस कितना करना है, कहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपको, देखो इसको। हाँ, इफ़ 60% ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट एंड ऑल द रिवॉल्विंग पार्ट आर टू बी बैलेंस, उस समय क्या होगा, बैलेंसिंग मास कितना होगा, जो कि हम इतने रेडियस पे अटैच कर रहे हैं, स्मॉल भी दे दिया आपको। दूसरा पूछ रहा है कि अनबैलेंसिंग फोर्स कब होगा, कितना होगा, जब हम 45 डिग्री एंगल पे हम देख रहे हैं उस समय। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे। तो हमने ये निकाल लिया कि 60 डिग्री हमारा रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का प्लस फुल्ली जो है रिवॉल्विंग पार्ट हम बैलेंस कर रहे हैं, ये निकल के आ गया हमारा। तो अगला हम निकालते हैं कि हमारा कैपिटल बी कितना होगा, कि मतलब कितना मास हमें अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी बी इक्वल टू एम इंटू आर, तो हमें स्मॉल बी दिया है 320 mm पे डिस्टेंस पे हमें कितना मास हमें अटैच करना पड़ेगा, वहाँ से हमें निकल के आ गया कैपिटल बी कितना होगा। ठीक है, आगे हम अनबैलेंस फोर्स निकाल लिया हमने, ये जो भी पिछला हमने देखा। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया है। आगे इसके गवर्नर पढ़ेंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आज के लिए सफिशिएंट है।